राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है और रातों को जंग जीती जिसने सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आज की कक्षा आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करूंगी हमारी आगे आने वाली भर्ती बाल वाटिका भर्ती 2026, जिसके अंतर्गत आज से टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। हम आज से आपकी पहली कक्षा शुरू कर रहे हैं जो कि आपका पहला पेपर होगा। देखिएगा, बाल वाटिका भर्ती 2026 आप सबको पता है आप लोगों के सामने आने वाली है। आप सब ने इसका डिप्लोमा कर लिया होगा। फॉर्म जब भी वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को पेपर पास करने पड़ेंगे। इस वैकेंसी के अंदर आपको पता है 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? लगभग आप लोगों के इसके अंदर 3 पेपर होते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला पेपर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, यानी कि शिशु की देखभाल करना। तो पहला पेपर जो आप लोगों के सामने होगा जिसका कोड होता है 409, यानी कि इस पेपर का कोड का नाम है 409। 3 पेपर आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। पहले पेपर का नाम है, वो है शिशु की देखभाल। क्या नाम है? वो है शिशु की देखभाल कैसे करते हैं। ये आपका इस बाल वाटिका वैकेंसी का पहला पेपर होगा। आज मैं क्या शुरू करूंगी आप लोगों के सामने, पहला चैप्टर किस बुक का? अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड का। पहली जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा समृद्धि और विकास। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी सबसे पहली किताब के सबसे पहले चैप्टर का नाम है। देखिएगा, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये हमारा एक साइकोलॉजी का टॉपिक है ना। जो साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं जो कि सीटेट के अंतर्गत आती है, और टीचिंग एग्जाम चाहे आप रीट से लेकर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, नेट तक हो, आप सबको पता है साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलती है और एक अच्छा खासा वेटेज भी इसके अंतर्गत होता है। तो ये जो वैकेंसी ईसीसी वाली डिप्लोमा है इसके अंतर्गत जो आपके नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी बाल वाटिका के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी आपको साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। लगभग आप ये मान लीजिए कि पूरा पहला कोड जो है 409, जो पूरी पहली किताब है शिशु की देखभाल करना यानी अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, इस बुक का लगभग जो भी चैप्टर 5 चैप्टर है इसके अंतर्गत, वो सारे के सारे चैप्टर आपके साइकोलॉजी से लिए गए हैं। अब साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है देखिएगा, वृद्धि और विकास हमारे साइकोलॉजी का सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर आता है। आपको आज की कक्षा में मैं वृद्धि और विकास की संकल्पना, यानी कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, विकास के क्या क्या आयाम होते हैं और विकास के क्या क्या सिद्धांत है, ये सारे टॉपिक आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इस पेपर में कौन से सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और कल की कक्षा जो होगी उसके अंतर्गत इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो, और उसके साथ में कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि जो भी सवाल पूर्व पेपर्स में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड सवालों को हम लेंगे। देखिएगा, एक और चीज मैं क्लियर करना चाह रही हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये जो आपकी कक्षा रहेगी वो आपके अपकमिंग वैकेंसी रीट की, आपके सेकंड ग्रेड हो, आपके फर्स्ट ग्रेड हो, आपके सीटेट हो, इन सभी के लिए कक्षा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वृद्धि और विकास सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइकोलॉजी का। तो ये ईसीसी के साथ साथ, ईसीसी में तो काम आएगा ही आएगा है ना, क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है। उसके साथ साथ के आपको सारी की सारी टीचिंग एग्जाम प्लस सीटेट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, देखिएगा, आज पहली कक्षा है इसलिए हम हर चीज को बेसिकली थ्योरी से रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल से समझेंगे। आप लोगों का जो पेपर है वो डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। कुछ सवाल आपके ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको 5 नंबर का मैटर दिया हो रहेगा, आपको 5 नंबर का लगभग निबंधात्मक सवाल भी क्लियर करना होगा। निबंधात्मक सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर देना होगा। तो आपको थ्योरी भी समझनी है, याद भी करना है, आपको ट्रू और फॉल्स के सवाल भी पूछे जाएंगे, ब्रैकेट वाले सवाल जो रिक्त स्थान की पूर्ति करो ऐसे वाले सवाल भी ईसीसी के अंदर पूछे जाएंगे। उसके अलावा लघुतात्मक सवाल और निबंधात्मक सवाल भी आप लोगों के सामने आएंगे। तो इसलिए आपको इस कक्षा की जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब से मैं कक्षा शुरू करती हूँ, आप सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। देखिएगा,
कक्षा को शुरू करने से पहले जिसको भी ये कक्षा महत्वपूर्ण लगे, आप इस कक्षा को आगे जरूर शेयर करिएगा। चलो, वृद्धि एवं विकास सबसे पहला टॉपिक है। वृद्धि एवं विकास को समझने से पहले हम जानेंगे कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का अर्थ सामान्यतः मानव शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता से समझा जाता है। अंगों के इसी विकास का परिणाम कार्य करने की क्षमता मानी जाती है। अंगों के इस विकास के फलस्वरूप उनका व्यवहार भी किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। इस प्रकार वृद्धि का अर्थ है शरीर की वृद्धि। देखिएगा, वैसे अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको शॉर्ट में बता सकती थी कि वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, यानी कि शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। लेकिन आप लोगों के पेपर में आपको चूंकि थ्योरेटिकल पेपर आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये थ्योरी भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है, देखिएगा, वृद्धि का अर्थ होता है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास। हमारे जितने भी अंग हैं, हाथों में वृद्धि, हमारे पैरों में वृद्धि, हमारे बालों का बढ़ना, नाखून बढ़ना, अंगों का विकास जो होता है वो वृद्धि से रिलेटेड होता है। वृद्धि का अर्थ है भौतिक वृद्धि, यानी कि हमारे शरीर में दिखने वाले जो अंग हैं उनका जो भौतिक रूप से वृद्धि हो रही है वो हमारे वृद्धि कहलाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। सामान्यतः वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। उस वृद्धि को मापा और बोला जा सकता है। व्यक्ति के शरीर के इन अंगों के विकास के फलस्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। शॉर्ट में इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ यह है कि वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन। जैसे जैसे बच्चा उम्र लेता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके अंगों का विकास होता है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है ना। तो वही वृद्धि जो होती है, जो हमको भौतिक रूप से दिखती है, ऐसे परिवर्तन जो हमको दृष्टिगत होते हैं, हमको दिखते हैं, वो वृद्धि कहलाती है। आगे चलते हैं। वृद्धि के बाद में है विकास का अर्थ। आपको पता होगा विकास एक बहुत बड़ी संकल्पना है। विकास अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। देखिएगा इसकी क्या बात है। विकास परिपक्वता की ओर ले जाता है, मैच्योरिटी की ओर ले जाता है आपका डेवलपमेंट, अर्थात विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। अब आपको एग्जाम के अंदर ये दिया जाएगा, मैंने इसको बोल्ड इसलिए किया है, आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा विकास एक प्रक्रिया है और आपको यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। तो आपको वहां परिपक्वता शब्द का ध्यान होना चाहिए कि विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है, और ये आपको पूरा ब्रैकेट आपको आपकी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, देखिएगा, विकास परिपक्वता की ओर ले जाता है, अर्थात विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के आंतरिक और बाह्य पहलुओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूं तो विकास, डेवलपमेंट वूम से लेकर टूम तक की प्रक्रिया है, यानी कि माँ के जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर बच्चा जब तक मृत्यु को प्राप्त करता है, टॉम तक, वोम से लेकर टॉम, एक इसका एक सिद्धांत है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी जब आप विकास का सिद्धांत समझेंगे कि वोम से टॉम की प्रक्रिया कौन सी है। तो वो हमारे विकास है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया विकास है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ परिपक्वता जैसे उसमें आती है, व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। यहाँ व्यक्ति की जगह मैं शब्द यूज में लेंगे शिशु या बच्चा, यानी कि हम जो भी हम पढ़ेंगे वो एक बालक को लेकर, यानी कि शेषवावस्था को लेकर ही सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे। ये सारी की सारा जो चैप्टर है, सारा का सारा जो डेवलपमेंट है, वो हम एक शिशु यानी कि 0 से 2 वर्ष के बालकों के लिए समझेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला पॉइंट है जीवन विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। अब आपको ये भी देखना है कि विकास कौन सा परिवर्तन है। तो विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन विकास के अंतर्गत आते हैं। जीवन विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। बच्चे के शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग उन सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विकास की अवधारणा वृद्धि से व्यापक है। विकास अपने आप में एक बहुत व्यापक संकल्पना है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी सम्मिलित है।
विकास के अंतर्गत आप लोगों को गुणात्मक परिवर्तन प्लस मात्रात्मक परिवर्तन दिखने को मिलते हैं। इस बात से मेरा तात्पर्य है कि शरीर में होने वाले अंगों के विकास के साथ साथ अगर एक बच्चा परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है तो ऐसे परिवर्तन होते हैं, वो विकास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि वृद्धि विकास के अर्थ में शामिल है, यानी कि अभिवृद्धि छोटी चीज है और विकास उससे कई गुना बड़ा है। यदि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है तो विकास मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी शामिल करता है। आमतौर पर वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। तो ये पूछा जा सकता है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या साथ साथ चल सकती है? बिल्कुल। जैसे जैसे किसी शिशु का, बच्चे के अंगों का डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि अभिवृद्धि हो रही होती है, उसी साथ साथ में बच्चे की परिपक्वता, मैच्योरिटी या उसका डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो ये जो 2 स्लाइड थी उसमें हमने अभिवृद्धि और विकास की डेफिनेशन को समझा, लेकिन सॉरी, आगे हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर टॉम तक जो भी प्रक्रिया होती है वो विकास के अंतर्गत शामिल होती है। अब कुछ ऐसे पॉइंट, बुलेट पॉइंट होते हैं जिसको अपन हाईलाइट कर सकते हैं। वो कौन से पॉइंट है? एक तो यहाँ परिपक्वता शब्द है जो सबसे अच्छा शब्द है, आपको याद रखना है। विकास की प्रक्रिया गुणात्मक होती है, बिल्कुल होती है। उसके साथ साथ में अभिवृद्धि बड़ी है या विकास, तो इसने लिखा है इसका अर्थ कि वृद्धि विकास के अर्थ में शामिल है। यदि मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि में हो रहे हैं तो विकास के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक चीज समझाई है कि अभिवृद्धि या ग्रोथ विकास से बड़ी होती है या छोटी। ये आपको सवाल देकर पूछा जा सकता है। ये सवाल ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इस पे अपन को ध्यान देना है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। कौन रुक जाती है? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको जन्म से लेकर जीवन पर्यंत या मृत्यु पर्यंत तक चलती है। अभिवृद्धि मैच्योरिटी के बाद में रुक जाती है, यानी परिपक्वता जैसे बच्चे में आ जाती है उसके बाद में अपने शरीर का विकास होना, अंगों का विकास होना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन विकास, डेवलपमेंट जो है वो गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, यानी कि विकास अपने आप में ग्रेटर देन, विकास बड़ा है किससे? अभिवृद्धि से। ये एक बहुत छोटी टर्म है कि वृद्धि और विकास में विकास का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, क्योंकि ये प्रक्रिया हमारे जन्म से लेकर कब्र तक चलती है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है। लेकिन वृद्धि वृद्धि जो होती है आफ्टर मैच्योरिटी, परिपक्वता के बाद में रुक जाती है। ठीक है, लेकिन विकास के साथ साथ परिपक्वता चलती रहती है। जैसे जैसे परिपक्वता, मैच्योरिटी आती रहती है, विकास उसके साथ साथ चलता रहता है। अब देखिएगा एक और डायग्राम जो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। अभिवृद्धि इस सर्कल के अंतर्गत है, यानी कि एक छोटी संकल्पना है, और विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी संकल्पना है। इस विकास के अंतर्गत आपका मानसिक विकास भी आता है, यानी किसी बच्चे का मानसिक विकास, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास, और उसके साथ साथ में उसके शरीर का विकास, यानी कि उसके शारीरिक अंगों का बढ़ना, साथ साथ में सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, यानी कि इन चारों ही आयामों को अगर मैं मिला दूं तो मिलकर प्लस अभिवृद्धि, इन सभी को मिला दूं तो विकास बनता है। यानी विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी आती है, किसी बच्चे का शारीरिक विकास भी आता है, उस बच्चे का मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, और उसके साथ साथ में उसका संवेगात्मक विकास, और उसके साथ साथ में सामाजिक विकास भी आता है। ये एक आपका डायग्राम है जो आपको ध्यान रखना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम इस पेपर को पूरा का पूरा थ्योरेटिकल समझेंगे। हम इस पेपर का जो भी होगा मैं आपको अपनी तरफ से जितना क्रिएटिव हो सकता है, जैसे कि डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, आपको सारणी के थ्रू, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप का सवाल वहां पूछा जाएगा आप आराम से दे सकते हैं। आपको अगर ब्रैकेट भरवाना होगा तो आप आराम से रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेंगे। आपको स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए तो आप दे सकते हैं, और अगर आपसे थ्योरेटिकल यानी कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि 5 नंबर का सवाल पूछा जाए तब भी आप आराम से अपनी थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा, हमने पढ़ा वृद्धि की डेफिनेशन, फिर हमने देखा विकास का अर्थ,
फिर हमने वृद्धि और विकास का एक स्टेटमेंट देखा कि वृद्धि ग्रेटर देन होती है विकास से। फिर हमने देखा कि विकास के अंतर्गत पांचों के पांचों आयाम है वो विकास में सम्मिलित है, लेकिन अभिवृद्धि अपने आप में एक छोटी संकल्पना है। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विकास की प्रकृति की, विकास का नेचर कैसा है, विकास की कैसी प्रकृति है, विकास को हम और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी विकास की प्रकृति के बारे में। चलिए, विकास में आकार और वजन, विकास में आकार और वजन में वृद्धि शामिल है, यानी कि विकास में आकार और वजन में वृद्धि दोनों शामिल है। यानी कहने का मतलब है कि आकार और वृद्धि, वजन में होने वाली वृद्धि और आकार दोनों ही विकास के अंतर्गत शामिल है। विकास मात्रात्मक है और भौतिक परिवर्तनों के संदर्भ में औसत दर्जे का है। यानी कि विकास में जो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होते हैं, साथ साथ में मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विकास एक सामान्य पैटर्न का अनुसरण करता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। देखिएगा, विकास अपने आप में, इसका ये दोनों पॉइंट मैंने आपको पहले वाली स्लाइड्स में समझा दिए थे, इसलिए मैं तीसरे पॉइंट पे आ रही हूं कि विकास एक सामान्य पैटर्न का अनुसरण करता है। यानी कि विकास हर बच्चे में अलग अलग होता है। जैसे कि कोई एक बच्चा है जिसके अंतर्गत विकास के होने की दर अलग है, वहीं दूसरे बच्चे में उस विकास का डिफरेंट अलग होगा। यानी कि पैटर्न सामान्य होता है, जैसे कि इंसान है, इंसानों में विकास का पैटर्न सेम होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के 5 उंगलियां हैं एक हाथ में, तो दूसरे इंसान के भी उस एक हाथ में 5 उंगलियां ही होगी। यानी कि विकास के होने का पैटर्न सेम होता है, लेकिन जाति जैसे चेंज होती है और अलग अलग व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो अलग अलग व्यक्तियों में विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, किसी का डेवलपमेंट स्लो होता है, किसी का डेवलपमेंट फास्ट होता है। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यह चरणों में होता है। यानी विकास एक सतत प्रक्रिया तो है, लेकिन इसके कुछ चरण भी होते हैं। विकास की गति एक समान नहीं है, यह विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न हो सकता है। विकास की जो गति होती है, मतलब जो इसकी गति होती है, वो एक समान नहीं होती है, ये अलग अलग चरणों में अलग अलग भी हो सकती है। मानसिक विकास की अपेक्षा शारीरिक विकास अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी मानसिक विकास, जो किसी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, वो हमको होते हुए दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है वो प्रत्यक्ष और स्पष्ट हमको दिखाई देता है। विकास आनुवांशिक कारकों यानी आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों दोनों से प्रभावित होता है। ये आपके सवाल आया हुआ था कि जो विकास है वो आपका हेरिडिटी से और आपका इन्वायरमेंट से, यानी कि पर्यावरणीय कारकों दोनों से ही प्रभावित होता है, वो भी मल्टीपल। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है, आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और पर्यावरणीय कारकों यानी कि इन्वायरमेंट, इन दोनों का गुणनफल होता है। ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं धीमी गति से बढ़ती है, ये एक नॉर्मल चीज है कि जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, स्टार्टिंग के फेज में महिलाओं की शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे महिलाएं धीमी गति से आगे बढ़ती है। शेषावस्था के दौरान विकास सबसे तेज होता है और वयस्कता के करीब पहुंचने पर धीमा हो जाता है। जैसे जैसे हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि शेषावस्था में किसी भी बच्चे का मानसिक विकास सबसे तेज होता है, और जैसे जैसे हम बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क में बढ़ते हैं, तो विकास की गति धीमी हो जाती है। देखिएगा, शारीरिक और मानसिक विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है, प्रत्येक एक दूसरे को प्रभावित करता है। देखिएगा, उदाहरण एक मैंने दिया है कि एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि, जैसे ऊंचाई और वजन में वृद्धि, अक्सर संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास और नए कौशल के अधिग्रहण से मेल खाती है। इस चीज को मैं बड़े शॉर्ट में आपको समझा दूं, विकास की प्रकृति यह है कि विकास के अंतर्गत आकार में वृद्धि हो रही है तो भी विकास है, और वजन में वृद्धि हो रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ वजन में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि होती है, लेकिन विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि भी शामिल है। तो विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। विकास एक सामान्य पैटर्न का फॉलो करता है, यानी एक पैटर्न हर जाति के अंतर्गत सिमिलर होता है। अलग अलग जातियों में, प्रतिमानों में, अलग अलग व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। डेवलपमेंट की दर जो होती है अलग अलग होती है।
फिर मैंने कहा विकास जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यानी सतत कंटिन्यूस तो चलती है, लेकिन उस सतत चलने में भी कुछ चरण अलग अलग होते हैं। विकास की गति एक समान नहीं होती है, ये अलग अलग चरणों में अलग अलग हो सकती है। फिर मैंने देखा मानसिक विकास की अपेक्षा शारीरिक विकास जो होता है वो अत्यधिक प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यानी मानसिक रूप से अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो हमको नहीं दिखता है, लेकिन शरीर में होने वाली जो वृद्धि होती है वो प्रत्यक्ष और स्पष्ट होती है। फिर मैंने कहा विकास आनुवंशिक कार्य कारकों या पर्यावरणीय कारकों, यानी आनुवंशिकता, हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट, इन दोनों से ही विकास प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? देखिएगा, अगर किसी आनुवंशिक कारण, मतलब कि जैसे कि एक किसी बच्चे के जन्म लेने में उस टाइम कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करे होंगे, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रसव से पूर्व के कुछ कारक और प्रसव के कुछ बाद के कारक, यानी कि उन सारे कारणों पर विकास डेवलपमेंट डिपेंड करता है। और हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा क्या वातावरण है, हमारे वातावरण में हमारी माँ बाप का क्या स्वास्थ्य रहा होगा, और उसके साथ साथ में हमारा स्कूल का, हमारे टीचर्स का, हमारे समाज का, हमारा क्या वातावरण रहेगा, उन दोनों ही कारकों का जब हम मल्टीपल करते हैं तो विकास मिलता है। यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ अवस्थाएं ऐसी आती है जिस स्टार्टिंग में शेष अवस्था में महिलाओं में शारीरिक विकास थोड़ा तीव्र होता है। जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती है तो महिलाओं के शारीरिक विकास की गति निम्न हो जाती है। फिर मैंने आपको कहा शारीरिक और मानसिक विकास के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि, यानी जैसे जैसे उसकी ऊंचाई, उसका वजन में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ में अक्सर संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास और एक नए कौशल के अधिग्रहण से मेल खाती है। ठीक है। इसका उदाहरण यही है, ये इसका उदाहरण है कि शरीर में होने वाली वृद्धि और मानसिक रूप से होने वाली वृद्धि एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है। अब देखिएगा, वृद्धि और विकास हमने डेफिनेशन से अच्छे से समझ लिया, फिर हमने विकास की प्रकृति को अच्छे से समझ लिया कि विकास की प्रकृति कैसी है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में होने वाले अंतर, कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको हम एक सारणी से समझेंगे। देखिएगा, ध्यान देना। अर्थ, अर्थ के अंतर्गत है ग्रोथ, जो होती है वो होती है शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी, वृद्धि कहलाती है। शरीर के अंतर्गत होने वाली वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, अभिवृद्धि कहलाती है। वहीं विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक निश्चित क्रम है, यानी विकास के अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे के सारे परिवर्तन सम्मिलित है। यानी विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक निश्चित क्रम है। यह पहला डिफरेंस था। क्षेत्र की अगर मैं बात करूं कि अभिवृद्धि और विकास का क्षेत्र कैसा है, तो अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। यानी अभिवृद्धि का क्षेत्र जो है वो छोटा है, सीमित है, क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन सिर्फ शारीरिक होते हैं। वहीं विकास का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है, सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। आई थिंक ये मैंने आपको 10 बार बोल दिया है, आपको याद भी हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये अभिवृद्धि का अर्थ था। अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसके शारीरिक संरचना में ही वृद्धि होती है, लेकिन विकास के अंतर्गत डेवलपमेंट जो है वो परिपक्वता, जब तक मेच्योरिटी होती रहती है तब तक विकास चलता रहता है। अब क्षेत्र जो है वो है मापन, कि हम अभिवृद्धि के होने वाले सभी परिवर्तनों को हम माप सकते हैं, जैसे कि हमारा कद, हमारा भार, हमारे आकार। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है, हम माप सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा जैसे किसी एक बच्चे का कद है, उसका कद अगर बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो रही है, भार में परिवर्तन हो रहा है, आकार में वृद्धि हो रही है। ऐसे परिवर्तन जो दृष्टिगत होते हैं, हमको दिखते हैं, हम उनको आसानी से देख सकते हैं, अभिवृद्धि होती है। लेकिन विकास में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों में भाषा नहीं जा सकता है, बल्कि महसूस किया जा सकता है। यानी कि विकास में होने वाले अधिक परिवर्तनों को हम देखा नहीं जा सकता है। यहाँ शब्द है कि विकास में होने वाली अधिकांश परिवर्तनों को देखा नहीं जा सकता है, बल्कि महसूस किया जाता है। ठीक है।
विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को हम देख नहीं सकते। अगर किसी बच्चे के शरीर में वृद्धि हो रही है, उसके मेंटल मानसिक विकास उसका हो रहा है, उसके मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, या उस बच्चा जो है बहुत नैतिक चीजें सीख रहा है, अपने एनवायरनमेंट से सामाजिकता सीख रहा है, लोगों से मिलना जुलना सीख रहा है, तो उसके व्यवहार में दृष्टिगत होता है, उसके व्यवहार में हम देख सकते हैं। ऐसे हमको सामने से दिखाई नहीं देता है, ये उसका मापन का क्षेत्र है। अगला डिफरेंस अपन देखते हैं कि समयावधि, यानी कि क्या कार्यकाल होता है वृद्धि का, कितने काल तक वृद्धि होती है और कितने काल तक विकास चलता है। अभिवृद्धि की आयु निश्चित होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभिवृद्धि परिपक्वता के बाद में रुक जाती है। जैसे किसी बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, डेवलपमेंट उसके डेवलपमेंट होने के साथ साथ विकास चलता है। वृद्धि की आयु निश्चित होती है, यह एक निश्चित समयावधि यानी किशोर अवस्था के बाद आकर रुक जाती है। आप सबको पता होगा, किसी भी बच्चे के आकार में अगर वृद्धि हो रही है ना, या उसके शारीरिक अंगों का विकास हो रहा है, तो ये किशोर अवस्था तक के लक्षण होते हैं। उसके बाद में कुछ निश्चित काल के बाद में यह वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। लेकिन विकास की जो आयु होती है वो निश्चित नहीं होती है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। निर्भरता देखिएगा, वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं होती है, वृद्धि विकास के बिना संभव विकास होती है, यानी वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं होती है। ठीक है, या नहीं है, वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं होती है, विकास वृद्धि के बिना संभव हो भी सकता है और नहीं भी। ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये बात तो क्लियर है कि किसी भी बच्चे के अंतर्गत जो वृद्धि होती है वो बिना विकास के, बिना डेवलपमेंट के संभव नहीं है। लेकिन विकास का अभिवृद्धि से कोई तात्पर्य नहीं है, यानी कि अभिवृद्धि जो है वो बिना विकास के भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों ही बात है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, आयाम की बात है कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन सिर्फ परिमाणात्मक होते हैं, लेकिन विकास के अंदर होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी कि वृद्धि में दिखने वाले परिवर्तन हमको प्रत्यक्ष दिखते हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन अधिकांश परोक्ष होते हैं, यानी हमको दृष्टिगत नहीं होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो शायद मैंने आपको बातों ही बातों में ऐसे समझा दिया है, लेकिन आप लोगों के पास में कंटेंट होना चाहिए, इसलिए आपको प्रॉपर इंडेक्स के थ्रू इसमें समझाया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, वृद्धि के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। क्या हम अभिवृद्धि का जो वृद्धि है, क्या उसका हम अनुमान लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते हैं भाई। मैं आज ये नहीं कह सकती हूँ कि ये जो बच्चा है ये दिखने के अंतर्गत हो सकता है इसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच हो, या मैं उसको देख के ये नहीं कह सकती हूँ कि ये बोना रहेगा, या देख के मैं उसको ये नहीं कह सकती हूँ कि इसका भार आगे जाके 50 किलो बढ़ जाएगा, है ना। ये किसी बच्चे को सामने से देखने से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे के व्यवहार को देखकर, उस बच्चे की परवरिश को देखकर, उस बच्चे के इस आसपास के एनवायरनमेंट, उसके वातावरण को देखकर मैं ये कह सकती हूँ, हो सकता है ये व्यक्ति पुलिस बनेगा, हो सकता है ये डॉक्टर बनेगा, है ना। यानी किसी बच्चे के व्यवहार को देखकर मैं उसकी भविष्यवाणी विकास की कर सकती हूँ। ये पॉइंट बेसिकली वो है। ठीक है, अब है पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, मैंने आपको समझा दिया। परिवर्तनों का प्रकार, यानी मात्रात्मक या वृद्धिशील परिवर्तन होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभिवृद्धि हमेशा पॉजिटिव होती है, अभिवृद्धि हमेशा सकारात्मक होती है, अभिवृद्धि हमेशा बढ़ती है, अभिवृद्धि में ह्रास या कमी नहीं हो सकती है। क्वांटिटेटिव या इंक्रीमेंटल आप कह सकते हो चेंजेस जो होते हैं अभिवृद्धि के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक यानी वृद्धिशील होते हैं। अभिवृद्धि हमेशा आपको वृद्धिशील मिलेगी, बढ़ती हुई मिलेगी, इंक्रीमेंटल मिलेगी, क्वांटिटेटिव मिलेगी। लेकिन जो विकास है परिवर्तन, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। देखिए, विकास के अंतर्गत कभी कभी कमी भी देखने को मिलती है, कुछ ऐसी स्टेजेस भी आती है, कुछ ऐसी अवस्थाएं भी आती है जहां विकास नकारात्मक होता है। ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती है जहां विकास आपका नेगेटिव हो सकता है या उसमें कमी हो सकती है, वो हम जब आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब है परिणाम। विकास के परिणाम स्वरूप भौतिक आकार और संरचना में वृद्धि होती है।
विकास समग्र परिपक्वता और वयस्कता की ओर, प्रगति की ओर ले जाता है। ये पॉइंट पहले क्लियर हो चुका था। दर, विकास बचपन और किशोर अवस्था के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर दर से होता है। ठीक है, विकास की दर व्यक्तियों और विकास के विभिन्न पहलुओं के बीच अलग अलग होती है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत आपको अगला पॉइंट है, देखिएगा। कुछ दो इंपॉर्टेंट ऐसे सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला है वो है सिफेलोकोडल सिद्धांत। क्या है सिफेलोकोडल सिद्धांत? मैं आपको सबसे पहले दो ऐसे सिद्धांत पढ़ाऊंगी, जिसका एक का नाम है सिफेलोकोडल, दूसरे का नाम है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो सिद्धांत लगभग प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पेपर हो, सबके अंतर्गत ये दो सिद्धांत पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन दो सिद्धांतों की चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले है वो है सिफेलोकोडल सिद्धांत। क्या है सिफेलोकोडल सिद्धांत? देखिएगा, विकास सर से पैर की ओर बढ़ता है। सिफेलोकोडल, जैसे कि आपको नाम से कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। नाम आपका इसका पढ़ोगे ना आप, तो आपको पता लगेगा कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। सिर से पैर की ओर बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि वृद्धि और विकास सिर से पूंछ की दिशा में होता है। शरीर के निचले हिस्सों से पहले सिर और ऊपरी शरीर के नियंत्रण और समन्वय के साथ। क्या मतलब है इस लाइन का? देखिएगा, ध्यान से समझते हैं। बेसिक चीजें हैं। अब जो स्टेज है इस चैप्टर की, थोड़ी सी आपके लेवल की है। स्टार्टिंग में जो भी अपन ने देखा, वृद्धि और विकास की संकल्पना, आई थिंक वो सबको आता है। विकास की डेफिनेशन सबको पता है, उसके आयाम पता है, प्रकृति का पता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उसके सिद्धांतों की। तो सबसे पहले सिफेलोकोडल सिद्धांत है सर से पैर की ओर। ऐसा सिद्धांत जो सर से पैर की ओर चलता है, उसे सिफेलोकोडल सिद्धांत कहते हैं, है ना। यानी कि सबसे पहले बच्चा अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीखता है, वो ऊपर के हिस्से से, यानी सबसे पहले उसके सर का विकास होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसके धड़ के बाद में पैरों तक का विकास होता है। उदाहरण देकर समझाऊं, एक नवजात शिशु अपने अंगों को नियंत्रित करने और रेंगने की क्षमता हासिल करने से पहले अपने सिर को उठाना और हिलाना सीखता है। देखिएगा, एक जो शिशु होता है, एक जो बच्चा होता है, वो सबसे पहले उसके शिशु के अंगों को नियंत्रित करने से पहले, यानी शिशु अपने हाथों से और अपने पैरों से चलने से पहले या रेंगने से पहले उसका सर हिलता है और उसका सिर उठता है। यानी वो सबसे पहले अपने ऊपर के जो भी अंग होते हैं, सर के जो सिर होते हैं अंग, उनका डेवलपमेंट होता है, उनको वो समन्वय करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाता है। धीरे 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 उसके धड़, उसके बाद में उसके पैरों का विकास होता है। इतना बेसिक सा सिद्धांत था अपना सिफेलोकोडल सिद्धांत। इसकी लेकिन आपको टर्म इंग्लिश में भी याद रखनी है और आपको हिंदी में भी याद रखनी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिफेलोकोडल सिद्धांत और हिंदी में इसको कहते हैं सिरोपुच्छीय सिद्धांत, यानी कि सर से पैर की ओर सिद्धांत। ठीक है, ठीक है। आगे वाला सिद्धांत देखो आप। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल जो है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। क्या है नंबर 2 पर? वो है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। क्या है ये प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत? विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। यानी कि ये मैंने आपको दो सिद्धांत अलग से इसलिए बेसिकली समझा रही हूं मैं, कि ये जो सिद्धांत है वो आपका केंद्र से परिधि की ओर जो सिद्धांत है उसका इंग्लिश वर्जन है। लेकिन आजकल केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत पूछा नहीं जाता है, उसका नया नाम जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत वही पूछा जाता है, कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से लेकर बाहर की ओर बढ़ता है। ये सिद्धांत ये कहता है कि वृद्धि और विकास शरीर की मध्य रेखा, यानी रीढ़ की हड्डी के पास से चरम सीमाओं की ओर होता है। यानी किसी व्यक्ति का पहले केंद्र के सेंट्रल के जो भी अंग होते हैं, किसी बच्चे का, उसका डेवलपमेंट होता है, सेंटर से लेकर उसके बाहर का विकास होता है। यानी कि सबसे पहले शरीर की जो मध्य रेखा होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके आसपास का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में ये विकास हाथों से उंगलियों की तरफ बढ़ता है। उदाहरण देखो, एक बच्चा छोटी वस्तुओं को अपनी उंगलियों से उठाने के लिए आवश्यक ठीक मोटर कौशल
विकसित करने से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग करके वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। यानी एक बच्चा सबसे पहले छोटी वस्तुओं को अपनी उंगलियों से उठाने के लिए, अगर किसी बच्चे को कुछ उठाना है वस्तुओं को, तो सबसे पहले उंगलियों में समन्वय आने से पहले उस वस्तु को वो पूरे अपने हाथों से उठाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उम्र के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के बाद में उसके उंगलियों का डेवलपमेंट होता है, फिर वो उस किसी वस्तु को उठाने के लिए प्रॉपर अंगुलियों का इस्तेमाल करता है। यानी सबसे पहले सेंट्रल भाग का विकास होता है, फिर उसके बाद में परिधि का विकास होता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। यानी मोटर स्किल क्या होता है, ये सारे के सारे दो स्किल है वो मैं आपको आगे की कक्षा में समझाऊंगी। आप एग्जाम्पल से समझो कि एक बच्चा छोटी वस्तुओं को अपनी उंगलियों से उठाने के लिए आवश्यक ठीक मोटर कौशल विकसित करने से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग करता है, करके वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है। विकास के सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट दो सिद्धांत केंद्र से परिधि की ओर या प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, यानी किसी बच्चे के सबसे पहले सेंट्रल यानी केंद्र का विकास होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट परिधि की ओर जाता है। यानी कोई बच्चा किसी वस्तु को उठाने के लिए सबसे पहले अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता है, धीरे धीरे उसके अंतर्गत अपनी उंगलियों को वो कंट्रोल करना सीखता है और उस वस्तु को पकड़ने के लिए उंगलियों का प्रयोग करता है। उसके बाद में जो था सिफेलोकोडल सिद्धांत, सिर से पैर की ओर या सिरोपुच्छीय सिद्धांत। इसके अंतर्गत सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का, किसी बालक का सर के अंगों का विकास होता है, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट पूंछ की तरफ यानी पैरों की तरफ चलता है। यानी किसी बच्चे के सबसे पहले सर का विकास होता है, सर को उठाना सीखता है, सर को कंट्रोल करना सीखता है, धीरे धीरे वो अपने पैरों पर चलना, रेंगना और दौड़ना सीखता है। ठीक है। अब देखिएगा वृद्धि और विकास के कुछ और इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ दो अपन ने समझ लिए, उसके अलावा देखिएगा नंबर 1 पर है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी विकास का निरंतरता का सिद्धांत। क्या है विकास का निरंतरता का सिद्धांत, डिटेल से समझेंगे। नंबर 2 पर है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता क्या होती है वो देखेंगे। नंबर 3 पर है परिमार्जितता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोडिफाइबिलिटी। परिमार्जितता का सिद्धांत निश्चितता पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, यानी जो मैंने आपको बताया था भविष्यवाणी हम कर सकते हैं उसका सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, क्या है समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर है समन्वय का सिद्धांत, फिर है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि ये जितने के जितने सिद्धांत है, ये विकास की प्रकृति भी कहलाती है और उसके साथ साथ में हम डिटेल से इन सिद्धांतों को समझेंगे। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर जब ईसीसी का पेपर लगा था तब उसके अंतर्गत 5 नंबर का सवाल आया था कि विकास की डेफिनेशन और विकास के सिद्धांतों को डिटेल से समझाइए। तो 5 नंबर का जब निबंधात्मक सवाल आएगा तो आपको हो सकता है कि विकास की प्रकृति तो आती हो, तो आपको एक बार तो ये नाम याद कर लेने हैं। उन नाम याद करने के बाद में जब मैं इसकी थ्योरी आगे समझाऊंगी तो आपको डिटेल से थ्योरी भी समझ लेनी है, ताकि आप वहां जो डिटेल वाले सवाल आए निबंधात्मक उनको भी आप आराम से क्लियर कर सकें। आई होप मेरे को आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। और कक्षा अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है तो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी ईसीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से इस सिद्धांत को लूंगी, थ्योरी पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है, मैंने आपको समझा दिया। जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगी हम उसको देखेंगे। देखिए नंबर 1 पर वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया होती है वह बिना रुके निरंतर चलती रहती है। देखिएगा, पर यह गति कभी तीव्र और तो कभी धीमी होती है। उदाहरण के लिए पहले 3 वर्षों तक बालक की विकास की प्रक्रिया तेज होती है और मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और मंद गति से होता है, पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि बालक की शक्ति पर कोई अचानक या अकस्मात परिवर्तन नहीं होता।
देखिएगा क्या मतलब है इन लाइनों का, कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है विकास कभी तेज तो कभी धीमी गति से हो सकता है, पर विकास होता जरूर रहेगा। उदाहरण के लिए पहले के जो 3 साल होते हैं बच्चों में, वो विकास की प्रक्रिया तेज होती है। अवस्था के अकॉर्डिंग विकास की गति धीमी भी हो सकती है, लेकिन विकास की गति कभी रुक नहीं सकती है, चलती जरूर है। स्किनर ने कहा कि स्किनर के अनुसार विकास की प्रक्रियाओं में निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि बालक की शक्ति पर कभी कोई अचानक या आकस्मिक परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है विकास की गति कुछ अवस्थाओं में तेज हो, जैसे जैसे बच्चा अवस्था के अकॉर्डिंग विकास की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति से होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि विकास के अंतर्गत कोई अचानक से तीव्र परिवर्तन हमको देखने को मिल गया, ऐसा नहीं होता है। विकास चलता है, निरंतर गति से चलता है, निरंतर क्रम से चलता है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई आकस्मिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ये कहता है हमारे विकास की निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है, आगे है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति का सिद्धांत का मतलब यह है कि डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए ये लिखा गया कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में अलग अलग विभिन्नताएं होती है, और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा ही रहता है। कहने का मतलब यह है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत का मतलब यह है कि विकास की जो गति होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। विकास की जो गति होती है वो प्रत्येक विद्यार्थी में अलग होती है, प्रत्येक बच्चे में अलग होती है और अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखिएगा विकास के क्रम का सिद्धांत क्या कहता है। विकास के क्रम का सिद्धांत कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गाना और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास एक क्रम में चलता है। ठीक है, कैसे चलता है, हमारे कुछ वैज्ञानिक है जैसे कि गेसेल ने और जीन प्याजे ने ये कहा था कि इनकी बात ने सिद्ध किया था कि 32 और 36 माह का बालक वृत्त को उल्टा और 60 माह का बालक वृत्त को सीधा, वहीं 72 माह का बालक वृत्त को फिर उल्टा बनाता है ना। इसी प्रकार से बालक जन्म के समय केवल रोना ही जानता है। जब वह 3 महीने का हो जाता है तो वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, और 6 महीने के अंदर वह ध्वनि भी निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद 7 महीने में बालक अपने माता पिता के लिए दा, माँ और पा जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगता है। यानी कहने का मतलब ये है एग्जाम्पल के थ्रू कि एक बच्चे के अंतर्गत विकास का जो क्रम होता है वो एक निश्चित होता है। बच्चा जब शुरुआत में होता है एक उम्र के अकॉर्डिंग उसका सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, वो धीरे धीरे चलता है। कुछ अलग अलग महीनों में अलग अलग विशेषताएं आपको देखने को मिली है कि 32 से 36 माह का बालक जो होता है वो बालक जो होता है व्रत को उल्टा पड़ता है। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ उसने अपने विकास के अंगों का समन्वय करना सीखा, उसके बाद में उस व्रत को वही सीधा पड़ेगा, फिर उस व्रत को फिर उल्टा पड़ता है। पहले जो बच्चा होता है उसका भाषा का विकास जो होता है वो नहीं होता, तो वो सिर्फ रोता है। धीरे धीरे 3 महीने का बालक है वो उसमें भाषा का विकास हो जाता है, तो वो गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है। 6 महीने का होते होते बच्चा ध्वनि भी सिखाने लग जाता है, और उसके बाद में वो शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। यानी कि विकास का जो क्रम होता है वो बालक के खाना और भाषा संबंधित आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये बात इस विकास के क्रम के सिद्धांत में कही गई है। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। विकास की दिशा का सिद्धांत कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास बालक का जो विकास होता है वो सर से पैर की दिशा में होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एक बच्चा जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा पाता है। पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है ना। उसके 6ठे महीने में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। ये जो चीजें मैंने आपको सारी समझाई है वो इस अकॉर्डिंग समझाइए कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। 9वें महीने में आते आते बच्चा सहारा लेकर बैठना सीख जाता है। 1 साल में वह स्वयं बैठने और घिसक कर चलने लगता है।
1 वर्ष का होने पर वह अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है और वह खड़ा होकर लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वही बालक 1 साल का होते होते खड़ा होने लगता है और 18 महीने के बाद में चलना भी शुरू कर देता है। यानी आप इस बात को नोटिस करो कि बच्चे का जो विकास है, सबसे पहले उसके सर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे उसके नेत्र है, उसका विकास हुआ। फिर नेत्रों का विकास होने के बाद में हाथों का विकास हुआ। हाथों की गति देखते देखते वो बैठना सीखा। फिर वो बैठते वो घिसक कर चलना सीखा और उसके बाद में खड़ा होना सीखा। यानी विकास एक निश्चित दिशा की तरफ चल रहा है। पहले सिर के आसपास के अंगों का विकास हो रहा है और उसके बाद में पैर का। तो यह है विकास की दिशा का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। अब है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले अपने संपूर्ण अंगों का और उसके बाद में एक एक अंगों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण यानी एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के स्वरूप अगर अपन देखें तो बालक पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को, उसके बाद फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह है एकीकरण का सिद्धांत। ये कहलाता है कि एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सबसे पहले अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखता है। धीरे 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 उसके अंतर्गत वो अपने स्पेशल अपनी उंगलियों पर कंट्रोल करता है। उसके बाद में जैसे ही बच्चे ने अपना हाथ हिलाया, फिर उंगलियों को सम्मिलित किया, उसके बाद में हाथ एवं उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। ये है बच्चे का एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचि हो अध्ययन के केंद्रीय कारण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। यानी कि एक बच्चा जो होता है वो भाषा के साथ साथ में उसका शारीरिक अंगों का विकास भी होता है। ये दोनों आपस में संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमने पहले पढ़ लिया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वो होती है जिसमें बच्चा जो होता है, हर व्यक्ति, हर बालक का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर का इन्वायरमेंट और उसके चारों ओर का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में डेवलपमेंट अलग होता है, उसके होने की गति अलग अलग होती है। ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत के अनुसार हरलोक ने हमको ये बताया कि वे सभी जाति, चाहे वो पशु जाति हो, चाहे वो मानव जाति हो, वे अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। यानी कि चाहे जाति मानव हो चाहे पशु हो, विकास सब में होता है, लेकिन विकास का प्रतिमान जो होता है प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। जैसे संसार के भी कोने में किसी मानव जाति के शिशु का विकास एक ही प्रतिमान में होता है। संसार के किसी भी कोने में हो, चाहे उस मानव जाति का प्रतिमान सेम होता है। बालक के विकास में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। यानी कि एक ही प्रतिमान, एक ही जाति के व्यक्तियों में डेवलपमेंट सेम देखने को मिलता है। अलग जाति हो, पशु हो, उनमें डेवलपमेंट की गति और प्रतिमान, उनका मॉडल अलग होता है। ठीक है, सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। यानी सबसे पहले बालक सामान्य क्रिया करना सीखता है, धीरे धीरे उसकी जो क्रियाएं होती है वो विशिष्ट की ओर चलती है। सबसे पहले बालक सामान्य काम करना सीखेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नवजात बच्चा है, सबसे पहले अपने अंगों को चलाना सीखता है, फिर उसका कंट्रोल जो होता है वो अपने पूरे शरीर को संचालन करना सीखता है। पहले सबसे पहले बेसिक चीजें सीखेगा, धीरे 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 अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता हुआ उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक का विकास समान प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है कि एक नवजात शिशु किसी भी एक अंग को चलाने से पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है। ठीक इसी प्रकार किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पहले अपने हाथ को उस स्थिति में लाता है। यानी कि बच्चा सबसे पहले उसका पूरा हाथ एक्टिव होगा, धीरे धीरे उसकी उंगलियों का डेवलपमेंट होता है। वही सिद्धांत है कि सबसे पहले बच्चा सामान्य क्रिया सीखेगा, धीरे धीरे उसके व्यवहार में हमें विशिष्ट क्रियाएं भी देखने को मिलती है। हरलोक के अनुसार विकास की सभी अवस्था में बालक की प्रतिक्रियाएं
विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य ही होती है। ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत मैंने आपको समझाया था कि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। बालक का जो विकास होता है केवल वंशानुक्रम से नहीं होता, बल्कि वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण बल्कि दोनों ही अंतःक्रियाओं के कारण होता है। स्किनर के अनुसार या स्किनर के सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है। इसी प्रकार प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण या कुपोषित या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को निर्भर बना सकते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? स्किनर ने कहा अगर किसी बच्चे का वातावरण दूषित है, मतलब जन्म के समय अगर किसी बच्चे का वातावरण दूषित है या कुपोषित है या किसी गंभीर रोग से अगर वो ग्रसित है तो उस बालक का इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है तो उसका जन्मजात यानी उसकी हेरिडिटी भी असर करेगी। आपस में इन दोनों में रिलेशन होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है 11 नंबर कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि पहले सामान्य क्रिया बच्चा सीखता है, धीरे धीरे उसकी क्रियाएं जो होती है वो विशिष्ट हो जाती है। ठीक है। अगला है स्वाभाविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जैसे जैसे बालक को कार्य करने, सोचने और महसूस करने की क्षमता विकसित होती है, उनको उपयोग में लाने की इच्छा होती है और जी जान से वो उसमें कोशिश करने लग जाता है। अगला है सह संबंध का सिद्धांत। वो भी मैंने आपको पहले समझा दिया था कि क्या होता है सह संबंध का सिद्धांत। मतलब जो भी चीजें होती है वो आकार, लंबाई और सामाजिकता, धीरे धीरे जितनी भी चीजें होती है आपस में रिलेटेड होती है। यानी एक बच्चे का विकास आपस में हमेशा रिलेटेड होता है, आपस में सह संबंधित होता है। देखिएगा आज की जो कक्षा थी इसके अंतर्गत मैंने आपको डिटेल से विकास और विकास के आयाम, विकास की प्रकृति और विकास के सिद्धांत को डिटेल में समझाया। आई होप आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम वृद्धि और विकास से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएगी, जो पीवाईक्यू होंगे वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। तो इस कक्षा को अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक और शेयर करना है और आगे से आगे इसको प्यार जरूर देना है आपको। आराम से आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो भी हमारे कांटेक्ट नंबर है उस पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट कक्षा में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।